हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा लें। डियर फ्रेंड्स, आज हम 2014 का जो हरियाणा जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो भैया हरियाणा जुडिशरी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसको मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, क्योंकि जो ऑप्शन हम सबके ऊपर बात करेंगे। आपको पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं। मेक नोट्स, ट्राई टू मेक द नोट्स, इससे आपको इंपॉर्टेंट भी पता लग जाते हैं कौन कौन से हैं, और यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन आता कैसे है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जो फर्स्ट टाइम ये अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो एमके लीगल शिक्षा का एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाए जा सकें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हरियाणा जुडिशरी। और इसके बाद कंटिन्यू हम जितने पेपर अब तक हुए हरियाणा के, उन सब का सोल्व पेपर इसी तरह से लाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, नाउ वी विल गो टू 2014 का जो पेपर है हरियाणा जुडिशियल सर्विस का, हम उसको आज सोल्व करेंगे और वी विल ट्राई टू इलेबोरेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर करते हैं तो सिर्फ आपको करेक्ट आंसर ही नहीं करने होते हैं, उसके साथ में जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन वहाँ पे रेडी हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके, ये सीरीज बी है उस वक्त की, तो इसका आप नोट करते हुए चलिए पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक लैटिन मैक्सिम है, नल्लम करीमन नूला पोइना सीनी लीगी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पिनल लॉ। देखिए, जो आपके लैटिन मैक्सिम्स आते हैं ये तो आपको भैया याद ही करनी पड़ेंगी, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको एक बार किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में यू विल कम टू नो अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कई सारे केस दिए गए हैं, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहाँ पे आती है? आपको याद होगा सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी में हम किसकी बात करते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं। तो अभी कौन सा केस है? देखिए, सबसे पहला जो केस आया है आर वर्सेस मैकनैगथन। भाई आपको याद होगा मैकनैगथन रूल हमने कहीं पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 84 में, जहाँ हम इंसेनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे एक जजेस ने मैकनैगथन रूल दिए थे। मैक्सिमम कंट्रीज वर्ल्ड में मैकनैगथन रूल को फॉलो करती हैं फॉर द केस ऑफ इंसेनिटी। जब कोई इंसेनिटी में अपना जनरल एक्सेप्शन लेता है तो इन दैट केस ये रूल वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला वाला तो इंसेनिटी का हो गया, इसको नोट कर लें। अब आ जाता है बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। भाई देखिए, बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में क्या हुआ था? ये आपका बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो कल्पेबल होमिसाइड है कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या उसमें कोर्ट को चेक करना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड हो गया। अभी आ जाते हैं आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन्स। भाई ये जो केस है ये आपका आंसर है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। हम आंसर को ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये जो केस है ये हमारा नेसेसिटी की बात करता है। डॉक्ट्राइन नेसेसिटी, इस केस के मैं थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया कोई बंदा एक बोट खरीद लेता है यूरोप से, और वो उस बोट को लेकर 4 लोग वहाँ से जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। तो ये चारों लोग क्या करते हैं, रास्ते में इनकी बोट टूट जाती है, शिप में जो है वो सी में बोट टूट जाती है। तो इन दैट केस ये लोग सर्वाइव करने के चक्कर में अपने एक साथी को, जो कि एक लड़का होता है 17 ईयर्स ओल्ड, उसको ये मारकर खा जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि कोर्ट ने जो यहाँ पे हेल्ड किया था कि भी जो सेल्फ नेसेसिटी है वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आती है, क्योंकि खुद को बचाने के लिए किसी को मार देना ये भाई कानून के खिलाफ है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली 3 रूल डिफाइन किए गए थे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, और दूसरा यहाँ पे था कि नो पर्सन हैज राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ, और तीसरा यहाँ पे आया था देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज द होमिसाइड। ये तीनों के तीनों रूल आप नोट कर लें, आपके बहुत काम आएंगे। इन तीनों को फिर यहाँ पे कन्विक्ट किया गया था। उसके बाद आ जाइए आप भीमदार प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। देखिए, इसमें क्या हुआ था, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है। किसका केस है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है ये केस। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपका आंसर है यहाँ पे, ये आपका आंसर है सी।
देखिए सब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तो आप आंसर को वर्बली जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से नोट कर लें। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के लिए हमारा आंसर सी है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस, और बाकी केस का मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि भाई होता क्या है कि अपनी विल में वाई कुछ लिख देता है। क्या लिखता है वाई यहाँ पे, आई इंटेंड माई प्रॉपर्टी टू बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन माई 3 चिल्ड्रन। आपको बॉलीवुड की मूवी याद आ गई होगी जहाँ पे कोई अपनी वसीयत लिख देता है कि भाई ए, एस और एच में बराबर बांट देना। अब ए भाई साहब क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली बाकी का नाम स्क्रैच कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो मुझे ही दे दी जाए सारी प्रॉपर्टी। अब उसने डॉक्यूमेंट से क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी, अल्टर कर दिया डॉक्यूमेंट को। जब डॉक्यूमेंट को अल्टर कर दिया तो यहाँ पे उसने कौन सा क्राइम किया है, उसने यहाँ पे फ्रॉजरी की है। ठीक है भाई, फ्रॉजरी के बारे में देखिए हम कहाँ पढ़ते हैं, 464 में तो पढ़ते हैं कि भाई उसने जो डॉक्यूमेंट के साथ अल्ट्रेशन किया। टोटल 4 कंडीशन वहाँ दे रखी हैं, आपने पढ़ा होगा 464 में। उसके बाद 463 में फ्रॉजरी की डेफिनेशन है, बट यहाँ पे ये 464 के तहत पनिशेबल होगा। अब आ जाइए चीट पे। चीटिंग कहाँ से कहाँ आती है, देखिए चीटिंग आपकी 415 से 420 आईपीसी तक हम पढ़ते हैं। और मिस अप्रोप्रिएशन आपका हम कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, 407 में आपका मिस अप्रोप्रिएशन दे रखा है। थेफ्ट आपको पता है ये 378 में है। तो जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सारी चीज़ें उसकी नोट कर लें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जनरल रूल है सक्सेशन का, इन केस ऑफ अ फीमेल हिंदू हु हैव बीन लेड डाउन इन सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए जब भी जो की प्रॉपर्टी की बात आती है, जो जनरल रूल दे रखे हैं ना सक्सेशन के, इन द केस ऑफ अ फीमेल हिंदूज, वो आपके सेक्शन 15 में दे रखे हैं। अब सेक्शन 15 पढ़ेंगे, देखिए आप वहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल 4 कंडीशन दे रखी है सेक्शन 15 में। पहली कंडीशन क्या है कि जो सन, डॉटर, भाई उसके बेटा बेटी और उसके पति, और अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई मतलब उसके भी पोता पोती हैं जिनके उनके फादर्स नहीं रहे हैं बच्चे उसके, मान लीजिए उसका कोई डिजीज सन और डॉटर है, तो उस केस में सबसे पहले इनको जाएगी। दूसरा रूल यहाँ पे क्या आ जाता है कि उसके जो हस्बैंड के हायर्स हैं, टू दी हायर्स ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के हायर्स में जाएगी। तीसरा रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा रूल जो आपका क्या होगा यहाँ पे, तीसरा रूल हो जाएगा कि मदर एंड फादर पे, भाई अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो किसको जाएगी, जो लड़की के माता पिता हैं उनको जाएगी। तो थर्ड हो गया आपका मदर और फादर। अब फोर्थ में दे दिया गया अभी पहले पिताजी के, यानी कि लड़की के जो फादर के हायर हैं उस पे जाएगी, और 5वां दे दिया जो उसकी मदर के जो हायर हैं। तो आपको ये 7वें सेक्शन में मैंने समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि लिमिटेशन पीरियड ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन वेयर नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखिए इसका मैंने जब पिछला हमने जो SRA का वीडियो बनाया था अपना, तो स्पेसिफिक रिलीफ में हमने बात की थी अभी इसके बारे में, आपको ध्यान होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि 3 ईयर्स से कहाँ दे रखा है, जो आपका आर्टिकल 113 है, किसका भाई, आर्टिकल सुन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सोचना है, किसका, लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट का 113 में क्या कहता है कि अगर कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है किसी कानून में, तो उसके लिए 3 साल होगा। कब से, डेट ऑन विच द राइट टू अप्लाई एक्रूज। ठीक है भाई, जिस दिन से वो राइट टू अप्लाई मिलता है उसको, उस दिन से 3 साल। अभी आ जाते हैं हम, इसको हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किया था। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत हर एक हाई कोर्ट के पास कुछ पावर होती है ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटोरी इन रिलेशन टू विच इट्स एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। कौन सी होती है, सुपरविजन करता है या सुपरिटेंडेंस करता है, ओवरव्यू करता है, तो वो सुपरिटेंडेंस करता है। आप आर्टिकल 227 पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। देखिए इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो साथ में याद कीजिए कि चैप्टर 5 जो बात करता है हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट की बात करता है, आर्टिकल 214 214 से लेके 232 तक, ये किसकी बात करता है, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करता है। 32 है, ये तो आपका ओमिट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट में ही, तो अभी आपको एक अच्छी बात है याद करना ही आपको 231 तक है, बीच में भी 2 ओमिट है यहाँ पे, इसकी तो हम अलग से बात करेंगे। तो चैप्टर 5 में दे रखा है, पहली बात ये याद होगी आपको, चैप्टर 5 बात करता है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की, और जो सुपरिटेंडेंस की बात करता है वो 227 में बात करता है। अभी आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाई, ठीक है भाई। तो डिस्ट्रिक्ट जज किसके द्वारा अपॉइंट होगा, ये बात करता है 233। तो कौन करेगा अपॉइंट उसको, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज को करेगा आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर जो 6 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ 233 से आप 237 तक सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट पढ़ते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो भैया देखिए 233 में क्लियरली लिखा गया है, या 233 से क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं, अपना नोट पैड उठाइए, नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गवर्नर करता है, भाई ये हमने यहाँ देख लिया, गवर्नर अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा, जिसकी कम से कम 7 साल तक जो वकील रहा हो और किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे ना हो, और इट इज रिकमेंडेड बाई हाई कोर्ट। ये पॉइंट आप 233 के साथ नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको बात। अभी चलते हैं अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट्स द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। भैया तो बिल्कुल इसने बेरेक्ट लैंग्वेज लिख दी है, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी बिल्कुल बेरेक्ट लैंग्वेज है वहां पे, क्योंकि आपका 7 और 8 तो स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करता है, 6 आपका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात करता है। तो दैट विल बी योर आंसर सेक्शन 9। तो सारे सेक्शन को याद रखिए, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब आ जाइए देखिए कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा, ये तो हमने जब ये सीपीसी की क्लासेस की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे चले जाइए और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भैया इसको जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है ये आपकी कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा की बात करती है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 क्या बताती है, ये आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताती है। 6 आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताती है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी वही वो लगेगा। 7 जो है ये बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की, किसकी बात करता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की। और ये बात करता है कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस आप ले सकते थे पिछले सब फॉर्मर सूट में, वो आपने नहीं लिए तो सब्सिक्वेंट सूट में वो नहीं ले सकते। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर आप विल के बेस पे केस लेकर आए हैं और भाई फिर आप बात करें कि नहीं मेरे पास तो सेल डीड थी, तो भाई पहले वाले केस में क्यों नहीं दिखाया आपने सेल डीड, तो वहां पे वो कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द सीपीसी इट रेफर द डिस्प्यूट। देखिए 89 किसकी बात करता है, हमने वहां बात की थी एडीआर की बात करता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है। बेरेक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि मीडिएशन और लोक अदालत, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, कंसिलेशन और मीडिएशन। तो भैया जो आपका आंसर होगा ना यहाँ पे, ये आपका ऑल ऑफ दी अबो होगा। ये सारी की सारी चीजें सेक्शन 89 में आ जाती हैं। और आपको एक चीज और बता दें कि 89 को कब इंसर्ट किया गया था, 1999 में इंसर्ट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 11 पे चलते हैं। 11 क्या बात करता है हमारा कि राजू डाई लिविंग बिहाइंड द सन रवि। भाई राजू जो है वो मर जाता है, अब पीछे कौन रह गया उसके, उसका बेटा रवि और उसके एक मैरिड डॉटर कविता। अब सूट जो है फाइल्ड बाय राजू, सूट ने एक मुकदमा चल रहा था राजू के नाम पे, तो भाई डेथ हो गई। अब उसको कौन कंटिन्यू करेगा, क्या रवि अकेला उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर कविता उसकी अकेली लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगी। भाई रवि, कविता और उसका हस्बैंड ये तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या फिर रवि और कविता दोनों ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये रवि अकेला नहीं होगा, होगा रवि लेकिन अकेला नहीं होगा, कविता भी अकेली नहीं होगी। भाई यहाँ बात बन सकती थी, लेकिन जो हस्बैंड है वो तो किसी तरह से भी नहीं हो सकता। तो भैया आंसर हो गया डी, रवि कविता बोथ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे डिफाइन है, सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 किसकी बात करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ सीआरपी, जब सीआरपीसी पे आ गए हम, प्रोवाइड्स फॉर कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट ऑफ an order death sentence passed by the session court prior to its execution। भाई देखिए जो हाई कोर्ट है ये कौन से उसके तहत आपका है ना, कौन सा सेक्शन जिसमें कि अगर सेशन कोर्ट कोई डेथ सेंटेंस पास कर देता है तो उसका कंफर्मेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट से। तो ये कहाँ लेना पड़ता है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, 368 में पढ़ा था। देखिए आपको ध्यान होगा 366 में सबमिट किया जाता है और 368 में हाई कोर्ट उसको कंफर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हेन द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज कॉल फॉर इट टू एग्जामिन
द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट इट इज़ नोन एज। भाई कोर्ट ने ही बुला लिया भैया, इसमें तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज रिवीजन। कहाँ दे रखा है, सेक्शन 397 ऑफ CRPC में दे रखा है। और आपको बता दूं रिव्यू कभी नहीं होता है क्रिमिनल कोर्ट में, कभी भी रिव्यू नहीं, याद रखिएगा। अभी कहते हैं कि CGM साहब ने क्या किया, कितनी सज़ा पास कर सकते हैं। CGM की पावर दे रखी है कि CGM साहब कितनी सज़ा दे सकते हैं। भाई एक्सीडिंग 7 ईयर्स सेंटेंस में नॉट एक्सीडिंग, भाई बिल्कुल सही ये है। 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, यानी कि 7 साल से कम की सज़ा ही वो दे सकते हैं। तो ये कहाँ पढ़ा हमने, ये सेक्शन 29 ऑफ CRPC में हम पढ़ते हैं। सभी जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, CGM, आपका सेशन जज, तो इन सब की ना ये पावर्स जरूर याद कर लें कि कौन कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आ जाइए एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल आते ही आपको याद आना चाहिए 438 ऑफ CRPC। सबसे पहले ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ये कह रहा है कि किसके सामने की जा सकती है। जब हम 438 पढ़ते हैं तो भैया ये आपका सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही होती है, तो बोथ A and B। एंटीसिपेटरी बेल क्या है कि जब आपको लगता है कि कोई आपको अरेस्ट, अभी अर्णब गोस्वामी ने लगाई थी एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है भाई, आपको लगता है कि कोई पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है किसी ऑफेंस में, तो आप कोर्ट के सामने पहले ही पहुंच जाते हैं कि उन्हें बोला जाए कि मुझे अरेस्ट ना करें, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। तो दिस इज एंटीसिपेटरी बेल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। सुरजीत मीट्स गोपी ऑन हाई रोड, शो ए पिस्टल। भाई सुरजीत ने गोपी को पकड़ा हाई रोड पे और एक पिस्टल दिखा दी और उसको कहा कि भी चुपचाप अपना पर्स दे दो। ऐसा तो फिल्मों में आपने बहुत बार देखा होगा। तो गोपी इन कॉन्सिक्वेंसेस सरेंडर हिज पर्स। भाई डर लगता है सबको मरने से, वो कहता है कि ले ले भाई, बट मारना मत मुझे यार, देख बाकी सब ठीक है। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, क्या एक्सटॉर्शन किया है, डकैती की है या थेफ्ट की है। भैया देखो थेफ्ट तो है नहीं क्योंकि कंसेंट चाहिए, एक्सटॉर्शन भी नहीं है यहाँ पे, डकैती नहीं हो सकती क्योंकि कम से कम 5 आदमी चाहिए डकैती के लिए। तो भैया इसने की है रॉबरी। और रॉबरी को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, रॉबरी को हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 390 में ऑफ IPC, ठीक है। क्योंकि देखिए सुरजीत ने जो किया वो रॉबरी की है यहाँ पे। अब आ जाइए एसिड अटैक। देखिए हमने जब IPC की बात की तो कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसिड अटैक जो ऑफेंस है वो आपका 326A के तहत हो जाता है। यहाँ A और B 2 इंसर्ट किए गए थे, आपको ध्यान हो। अगर एसिड अटैक कोई फेंक देता है तो 326A है, ठीक है। आपको याद होगा लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस केस हुआ था। 20 और 326B में अटेम्प्ट है, जहाँ पे उसको भाई कोई भी हॉस्पिटल गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें इस केस को भी यहाँ पे याद रखिएगा, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ गाइडलाइन आई थी कि भाई जो कोई भी हॉस्पिटल उनसे खर्चा पानी नहीं लेगा। नाउ विल गो टू सेक्शन 18। एक्ट अगेंस्ट विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल हैव बीन लेड डाउन इन। भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ नहीं है, इसके एक्सेप्शन कहाँ पे दे रखी हैं। देखिए 96 से लेके 106 तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड बॉडी बोथ। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े तो पहले देखिएगा कि उसने पूछा क्या है। इसने कहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल हैव बीन लेड डाउन। तो जनरल रूल की बात करें तो जनरल रूल में कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया सेक्शन 99 में। 100 बात करता है जहाँ पे आप बॉडी के अगेंस्ट में डेथ कॉज कर सकते हो सामने वाले की, और अदर केसेज 101 में है। 103 बात करता है IPC का कि जब प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो, वो ग्राउंड दिए गए हैं। तो अवर आंसर विल बी C सेक्शन 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 19। A फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग ऑन द रोड। भाई उसको एक अंगूठी मिल जाती है, काफ़ी हीरे की अंगूठी मिल गई भाई साहब को, और उसे नहीं पता कि किसकी है। वो क्या करता है, इसको इमीडिएटली सेल कर देता है विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू फाइंड दी ओनर। भाई वो भागेगा कि यार आज तो किस्मत खुल गई, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के पहुंच जाता है दुकान में, बेच देता है उसको जेलर के पास। तो भाई क्या उसने कोई अपराध किया है यहाँ पे, भी अपराध तो किया है, क्योंकि यहाँ लिखा विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। तो भैया यही तो मिस एप्रोप्रिएशन है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखिए अगर जब उसको वो ढूंढता तो उसको ढूंढना चाहिए था ना। तो आपको ध्यान हो, ये आप 403 में इसके ना इलस्ट्रेशन भी दे रखे हैं, वहां से भी इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। IPC 403। अभी 20 देखते हैं क्या बात करता है कि भाई
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ कितने साल का ने विद इन बी विद द मदर, भाई माँ के साथ ही बच्चा रहेगा अगर उसकी एज है कि एज लिमिट दे रखी है, कितनी एज लिमिट है वो 5 साल है। और ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के। अभी आ जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट। देखिए जब हमने रिव्यू की बात की तब हमने इसमें पढ़ा था कितनी होनी चाहिए 30 डेज। भाई 30 डेज कैसे मान लें हम, कैसे होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 124 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना आपको वो रेफर करने हैं बेर एक्ट में जाके, तभी आपको चीजें याद होंगी। आर्टिकल 124 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। 22 में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वेयर द प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए सेल्स एंड गुड्स में आ गए अभी हम। यहाँ पे हरियाणा के एग्जाम में आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी एक सिस्टमैटिक नहीं है, कभी किसी एक्ट से क्वेश्चन मिलेगा आप पर्टिकुलर एक एक्ट पे माइंड नहीं रख सकते, यू हैव टू बी, ये बिल्कुल आपके माइंड को अच्छे से हिला देते हैं कि भाई अभी आप उस एक्ट में जाओ, अभी उस एक्ट में जाओ। वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी हु फेल टू फिक्स द वैल्यूएशन बट गुड्स आर सप्लाइड टू द बायर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेल्स एंड गुड्स एक्ट। द बायर इज, भाई तो बायर का क्या होगा, बायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, क्या वो लायबल होगा पे करने के लिए रीजनेबल प्राइस, या वो लायबल है कि मिनिमम प्राइस, या लायबल है टू पे एनी प्राइस अंटिल फिक्स्ड बाय द वैल्यूअर। देखो भाई सेक्शन 10 क्लियरली बात करता है कि ही इज लायबल टू पे फॉर द रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये आपके सेक्शन 10 में प्रोविजन दे रखा है। चलिए देखिए बेर एक्ट से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक चीज और अच्छी है कि आप सिर्फ बेर एक्ट भी कर लेते हैं ना तो इट इज सफिशिएंट फॉर द प्री एग्जाम। लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइलिंग अ सूट बाय अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे से आ गया भाई। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने इसके बारे में बात की थी, ये तो अभी बात की थी हमने, ज्यादा पुराना भी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वहां पे देखिए चैप्टर 1 ही आपका बात करता है 5 और 6, सेक्शन 5 और 6 ऑफ एसआरए ये इमूवेबल की बात करते हैं। 7 और 8 दोनों ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात करते हैं। तो भैया कितने टाइम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इट इज वेरी क्लियर कि विद इन 6 मंथ। सेक्शन 6 आपने याद, इसका तो वीडियो हमने 3 दिन पहले ही बनाया है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें। एसआरए से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर एक बार एसआरए की पूरी सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वो अगर आप देख लेते हैं तो मैं डैम श्योर कि एसआरए से आप कोई क्वेश्चन नहीं गलत करके आएंगे। इट इज विद केस लॉ, इवन आपका मेंस का प्रिपरेशन भी कराया गया उन वीडियोज में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 कहता है कि विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी। देखिए पहले हम सीआरपीसी में गए, फिर हिंदू माइनॉरिटीज एक्ट में चले गए, फिर हम सेल्स एंड गुड्स में चले गए, फिर एसआरए में चले गए, फिर सीपीसी में आ गए। इसी तरह थोड़ा सा जंबल क्वेश्चंस मिलेंगे तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस। सीपीसी में भाई कैविएट कहाँ डील करती है, भाई ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, 148A में करती है, क्योंकि 148 तो इनहेरेंट पावर है। यहाँ क्या है, ये तो इनहेरेंट पावर है कि 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं बढ़ा सकते हम। ठीक है आपका, तो 148A आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका, ये भी सीपीसी से है कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर टू आंसर द इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज हमने कहाँ भेजी थी, फॉर डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए बिल्कुल याद है, सेक्शन सॉरी ऑर्डर 11 में भेजी थी हमने, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ऑर्डर 11 ही बात करता है ना इसकी। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, क्या ऑर्डर 11 रूल 12 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 12 रूल 12 ऑफ सीपीसी, दो नीचे दे रखे हैं, ऑर्डर 11 रूल 21 ऑफ सीपीसी। भैया तो इसका जो आंसर रहेगा ऑर्डर 11 रूल 21, ऑर्डर 11 के रूल 21 में इस बात का प्रावधान दिया गया है। देखिए बेर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको तो आप बेर एक्ट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। भाई तो कौन सा रिलेशन वैलिड होगा, देखिए सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 27 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे चीज क्लियर लिखी गई है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड अंडर दी सेक्शन 27, बट अंडर एक्सेप्शन द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस इन गुडविल विच हैज बीन सोल्ड इज वैलिड। तो ये उसका जो एक्सेप्शन है सेक्शन 27 का, ये क्वेश्चन वहां से दिया गया है।
ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन बात करता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। भाई ऐसे कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे जिनमें जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज समझी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको ध्यान हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 133 और 134 आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे श्योरिटीज की बात की गई है कि बाय रिलीज एंड डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ये बात भी हमने वहाँ पढ़ी थी, एंड बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पढ़ी थी। ए एंड बी बोथ, तो ये आंसर तो सी हो गया हमारा। और कहाँ से है क्या रेफर करना आपको, सेक्शन 133 एंड 134 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 133 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, और 134 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये जो है आपका ये 134 है और ये आपका 133 है। इतनी सी तो बात है यहाँ पे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में, रिलेवेंट लग रहा है, हो सकता है इंडियन एविडेंस से होगा। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। भाई ए ने कोशिश की कि बी को मैं जहर दे के मार दूं। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी। भाई वो ऐसा ही जहर खरीद के लाया जैसा बी को दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या भाई ये रिलेवेंट होगा या नॉन रिलेवेंट होगा? भाई बिल्कुल होगा। देखिए सेक्शन 8 हमारा क्या बात करता है, प्रिपरेशन सब्सिक्वेंट एंड फॉर्मर कंडक्ट की बात करता है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है उसकी बात करता है। तो प्रीवियस कंडक्ट में आ गया, उसको खरीद के लाया, प्रिपरेशन किया उसने वहाँ पे, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 29 डम विटनेस। अरे भैया देखते याद आ गया, सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डम विटनेस में गिव हिज एविडेंस बाय राइटिंग और साइन इन ओपन कोर्ट, सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू। देखिए भैया सेक्शन 119 में तो कहता है, लेकिन आपको याद हो सेक्शन 59 और सेक्शन 60 ये दोनों क्या बात करते हैं, ओरल एविडेंस की बात करते हैं। तो भैया ये ओरल एविडेंस होगा। तो आपको देखिए क्या क्या सेक्शन 59 पता लग गया, ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट। 60 पता लग गया कब ओरल एविडेंस को हम रिली एडमिसिबल करते हैं, और 119 बात करता है ऐसे विटनेस हु आर अनएबल टू कम्युनिकेट, डम विटनेस आ जाता है यहाँ पे आपका। तो क्या हो जाएगा, ये ओरल एविडेंस हो जाएगा यहाँ पे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन इज मेंशन रिगार्डिंग एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखिए इतना तो आपको याद आ गया होगा, पता लग गया इससे लॉजिकली भी कि जिसके पीछे ए लगा होगा ना वही होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा भाई, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 65 आ जाता है, 67 में नहीं जाना है, 65 आ जाता है। ये 65 में आपको याद हो 65 ए और बी है वहाँ पे, और इनको 2000 के आईटी एक्ट में ही ऐड किया गया था। ये भी याद रखना आपको कब कौन सा ऐड हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है अभी हमारा 31 द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्पर। भाई पाकला नारायण स्वामी आपको याद होगा, एक जो अपना कर्ज मांगने के लिए गए थे पाकला नारायण साहब के पास, तो उन्होंने उनको मार के 7 पीसेज में बॉक्स में डाल दिया था। ये कन्फेशन से रिलेटेड भी है, डाइंग डिक्लेरेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है, दोनों चीज़ों में आता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन में आया था क्योंकि इन्होंने जो अपनी वाइफ को कहा था ना, इसने नहीं, इसने तो मारा है। देखिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपका। लोग समझते हैं कि पाकला नारायण स्वामी की डेथ हुई थी, नहीं, ये एक्यूज था, ही इज एक्यूज्ड। जो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, उसने अपनी पत्नी को घर से निकलते हुए बोला था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बहरामपुर, और वहाँ से मुझे 250 किलोमीटर दूर था बहरामपुर, उनसे पैसे लेकर आने हैं। तो अपने, और उन्होंने मुझे बुलाया है, लेटर भेजा है। तो जो लेटर भेजा गया था, जो अपनी पत्नी को बता के गया लास्ट में, उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। तो इट इज रिलेटेड विद दी डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं सेक्शन 32 के 1 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 32 देख लेते हैं। अभी हम पार्टनरशिप एक्ट में चलते हैं। भाई पहला क्वेश्चन मिला पार्टनरशिप एक्ट से हमें। ये कहते हैं सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज। तो भैया ज्वाइंट एंड सेवरल, सेवरल ज्वाइंट और सेवरल भी और नहीं होता, ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। सेक्शन 25 यही बहता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट कर, जो देखिए जहाँ पे स्टेटमेंट की बात आती है ना, तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली है कि पार्टनरशिप फर्म इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन।
नहीं भैया, ये तो नहीं चली बात। पार्टनरशिप फर्म इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। नहीं, ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। भैया मुझे तो इसकी देखो लग रही है सी सही। क्यों लग रही है? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं ना, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फर्म, और फर्म जो होती है वो कोई डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी सी इज द योर आंसर। उसके बाद आ जाइए, अगला केस है प्रीवी काउंसिल का। उन्होंने ना कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, देखिए सेक्शन 34 और सेक्शन 35। भैया आप देखिए दो चीज़ें पढ़ते हैं, कॉमन इंटेंशन 34 में, कॉमन सिमिलर इंटेंशन 35 में, और आप एक सेक्शन 149 भी पढ़ेंगे जहां आप कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इसमें दोबारा लिख देता हूँ, सेक्शन 149, ये यहाँ से इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, जो बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अभी कौन सा केस है जो रिलेटेड है? तो देखिए जो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर वाला केस था ना भाई, ये आपका कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को यहाँ बहुत क्लियर दूर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डील्स विद। भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किससे डील करता है? देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है आपका, ये स्टोलन प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी, लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी इलीगली। तो यहाँ पे आंसर आपका ये रहा, क्योंकि जब आप सेक्शन 405 पढ़ते हैं आईपीसी का, तो उसकी लैंग्वेज में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हूएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी वहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, इससे डील करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 173(8) ऑफ सीआरपीसी डील्स विद। सीआरपीसी का 173 किससे बात करता है? तो देखिए यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई। अगर आप पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो इट इज़ क्लियरली मेंशन दिस इज फॉर। जब आप सेक्शन 173 का 8 पढ़ते हैं, सब सेक्शन 8, तो वहाँ पे लिखा हुआ कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू दी मैजिस्ट्रेट बाय। भाई जब चलान पेश कर दिया जाता है, तो चलान पेश होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी, तो इट विल टॉक अबाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 173 में हम चलान पेश करते हैं ना, तो ये 173 का 8 यही बात कर रहा है, लास्ट सब सेक्शन है इसका ये। फिर आ जाइए फॉर्म नंबर 32 ऑफ सेकेंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी। तो ये चार्ज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? चार्ज के बारे में। ये तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनमें कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भाई किसी कंट्री के गवर्नेंस के लिए क्या जरूरी है? क्या फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या फिर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज? तो देखिए जब आप आर्टिकल 37 पढ़ते हैं ना जी, तो वहाँ पे इट इज़ क्लियरली मैंशन कि फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री वी नीड द DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, वी नीड दिस। 39 को देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। नाउ 39 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। देखिए एंटी डिफेक्शन के ऊपर एक अलग से लॉ भी है, और आपको याद होगा, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की थी, तो हमने बताया था कि जो आपका 52nd अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा? 52nd अमेंडमेंट। तो 52nd अमेंडमेंट के अंदर आपका ये डाला गया था कौन सा? 10th स्केड्यूल। कौन सा था? 10th स्केड्यूल था, और ये कब डाला गया था? 1985 में डाला गया था। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये क्वेश्चन ना कई सारे स्टेट्स के जुडिशरी में बड़ा ही घुमा फिरा के दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 131 अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन हो जाएगा। 41 को देख लेते हैं। एन ऑफर वाज सेंट बाय पोस्ट। भाई एक ऑफर किया गया बाय पोस्ट, एक्सेप्टर ने उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिख दिया, और कहाँ कहें उसको अपने ड्रायर में रख के वो भूल गया। तो भैया देखिए आपने लिख तो लिया एक्सेप्टेंस, लेकिन आपने जो ऑफर करने वाला था ऑफरर, उसको तो आपने नहीं बताया, तो क्या ये वैलिड होगा या वॉइडेबल होगा कि वॉइड होगा? भाई देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी।
42 में चलते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रिज्यूम्ड इफ द डॉक्यूमेंट इज ओल्ड। कितना पुराना डॉक्यूमेंट है भाई? 30 ईयर्स। सेक्शन 90 याद कीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 90 कितना? 30 ईयर्स। नाउ सेक्शन 43 ये कह रहा है कि जो वर्ड प्रोबेट है ये सेक्शन 41 में देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में आप यूज होता है प्रोबेट। यहाँ पर बात करते हैं रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स की इन प्रोबेट एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए प्रोबेट कहाँ पे डिफाइन है इसने ये पूछा। क्या सेक्शन 3 में डिफाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट के? नहीं। सेक्शन 3 में आप देखेंगे टोटल 10 डेफिनेशन आती हैं आपकी, जिसमें कोर्ट, फैक्ट, रिलीवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और इंडिया। वहाँ तो नहीं है कहीं पे भी। सेक्शन 2M, भाई 2M तो है ही नहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ये तो वैसे ही नहीं हमारा आंसर हुआ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई। सेक्शन 2F ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, यहाँ पे ये डिफाइन है क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही प्रोबेट की डेफिनेशन दी गई। देखिए प्रोबेट का मतलब होता है जब किसी विल या डीड की ना ऑथेंटिसिटी बतानी हो, कोई सर्टिफाइड कॉपी हो विल की, ठीक है, तो उस प्रोसेस को उसको सर्टिफाई साबित करने के लिए जो होता है उसे प्रोबेट बोला जाता है। और इसकी रिलीवेंसी की बात की गई सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आंसर तो हो गया सी। तो भैया ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो और सेक्शन 3 क्या है? जनरल क्लॉज एक्ट। यहाँ देखिए अगर आप इसको देखेंगे ना तो अराउंड टोटल 66 डेफिनेशंस दे रखी हैं यहाँ पे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 3 अगर आप पढ़ते हैं तो 66 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करता है कि जो मिनिमम सेंटेंस है फॉर 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट इज नेसेसरी। हालांकि नेसेसरी तो नहीं कह सकते इसको, यह है कि मिनिमम पनिशमेंट यहाँ दी गई है। डेफिनेशन थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो दूसरी तरह की है। होना ये चाहिए कि कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो देखिए 10 साल की सज़ा का जो प्रावधान है ना भाई 326 जब आप पढ़ते हैं तो एक बात करता है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। भाई यहाँ पे जो प्रोविज़न है ये आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और द पनिशमेंट विच मे एक्सटेंड, यहाँ कहता है विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। 376 ऑफ 2 जब देखिए गैंग रेप, ये क्या बात करता है? जब कोई पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल, कोई टीचर जो कि किसी ड्यूटी में है और वो किसी के साथ रेप करता है, वहाँ पे जो सज़ा का प्रावधान है वो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्लस अप टू 10 ईयर्स, सॉरी मिनिमम 10 ईयर्स एंड मिनिमम 10 ईयर्स। तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो गया बी। तो कम से कम 10 साल की सजा प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। 95 डकैती की बात कर लेते हैं हम। देखिए डकैती में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये भी सेम है। तो इन तीनों में तो आ जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और द पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, बट 376 आपका बात करता है मिनिमम 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एस आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एस इन गुड फेथ, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। भाई गुड फेथ में ली है, बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो उसकी गलती हो गई है, लेकिन रियलाइज होने के बाद भी देखिए एच भाई साहब बेईमान हो गए हैं, ये कंटिन्यू अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी। भाई तो कौन सा ऑफेंस किया है? भाई जब तक वो लेके आया तब तक तो कोई ऑफेंस नहीं था, अब जब लेके आ गए हो तो भैया ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ही तो है। जब आप किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बना लेते हो, कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 403 ऑफ IPC। ये तो पढ़ा था हमने वहाँ कि जब आपको चीज़ मिली तब आपने ऑफेंस नहीं किया था क्योंकि आपने गुड फेथ में थे। जब आपको पता लगा भैया तो फिर आप गुड फेथ में नहीं रहे ना। अब आइए 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सेल्स एंड गुड्स एक्ट। भाई सेल्स एंड गुड एक्ट के सेक्शन 9 में क्या दिया गया है? असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस, कंडीशंस एंड वारंटीज, एग्रीमेंट टू सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 9 जो कहता है भैया वो कहता है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर हो जाता है तो जो आप प्राइस है दैट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर और द पार्टी, जो जैसी एग्री यानी कि असर्टेनमेंट की बात करता है वहाँ पे। तो ए विल बी योर आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया तो हमने अभी अभी किया है क्योंकि हमने, आपको याद होगा सेक्शन 12 हमने पढ़ा था जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, अभी हमने पूरी सीरीज बनाई है इसकी। 48 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन
लेस डाउन द रूल विद डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये रीजन मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए कि मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आगे आपके पास नहीं आएगा, आएगा तो गलत होगा। क्योंकि ये हम कर रहे हैं 2014 का पेपर और 2018 में अमेंडमेंट हो गई और इसका आंसर तो सेक्शन 20 है यहाँ के हिसाब से, लेकिन भैया अभी सेक्शन 20 डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहा, ये बन गया अभी 2018 के बाद सब्सटीट्यूटेड सर्विस। ठीक है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20, 20A, 20B, 20C ये डाल दिए हैं। ठीक है, पूरी तरह से इस सेक्शन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, नया सेक्शन डाल दिया गया है। ये आप नोट कर लें, अमेंडमेंट्स को जरूर नोट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो क्या करता है, वेस्ट द रेज्यूडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन विद द पार्लियामेंट। भाई कौन सा सेक्शन है, ये तो आपने पढ़ा था 248। कौन सा है, आर्टिकल 248। चलिए अभी जनरल पावर ऑफ ट्रांसफरिंग सूट्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ CPC। भैया 24 किसकी बात करता है, देखिए हमने जब CPC की तो हमने बात की थी 25 सुप्रीम कोर्ट सबको याद रहता है, 24 को समझते हैं स्टूडेंट्स हाई कोर्ट और 23 को समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों की बात करता है। सेक्शन 23 तो आपको ये बताता है कि भैया एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगेगी, और 25 बताता है सुप्रीम कोर्ट की पावर, और 24 बताता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर। क्लियर हो गया। 51 कहता है कि वेयर अ डिक्री इज टू बी सेंट टू अ कोर्ट इन अनदर स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन। भाई दूसरे किसी स्टेट में एग्जीक्यूशन के लिए भेजनी है हमें। इट हैज़ टू बी सेंट बाई, कौन भेजेगा इसको, क्या हाई कोर्ट भेजेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेगा, या फिर कोर्ट विच पास द डिग्री, या कोर्ट विच पास द डिग्री विथ कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट। भैया किसी की कंसेंट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सेक्शन 39 ऑफ CPC ने कह दिया है कि जो कोर्ट पास करेगा वही भेजेगा। चलिए 52 देख लेते हैं। When a decree is passed against the Union of India, भाई यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक डिक्री पास हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा उस डिक्री का। इट शैल नॉट बी इशूड, एग्जीक्यूशन इशू नहीं करना है, कब तक, एक कंडीशन दी गई है, जब तक कि अनसेटिस्फाइड ना रहे फॉर द पीरियड ऑफ, कितना है, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स भाई, ये आपको याद रखना है। भाई 3 मंथ्स कहाँ दे रखा है आपको याद है, स्पेशल केसेज हमने पढ़ा था 82 में, सेक्शन 82 ऑफ CPC। 3 महीने यहाँ पे याद रखना है, 2 महीने का नोटिस देते हैं सेक्शन 80 में, और 3 महीने के लिए हम डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड 2 बातें याद रखिए, नोटिस सेक्शन 80 बताता है 2 महीने, और आपका 3 महीने जहाँ पे है डिग्री नहीं जब तक इशू करनी है एग्जीक्यूशन उसका। द प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरप्लेटर सूट, भैया इंटरप्लेटर सूट के लिए हमने देखो बिल्कुल आसान शब्दों में कहा था कि ऑर्डर 35 ऑफ CPC, 5 और 3, 3 + 5 कितना हो गया, 8। भाई 2 बार लिख दो 8, क्योंकि ये इंटरप्लेटर है, ठीक है, इंटरप्लेट कर रहे हैं, तो सेक्शन 88 और ऑर्डर 35, ये याद रखिएगा। भाई नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सी करेक्ट है, सेक्शन 113 रिव्यू की, सेक्शन 114 रिवीजन रेफरेंस, रिव्यू रिवीजन रेफरेंस, नहीं, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, तो बी आंसर होगा। ये बिल्कुल आप देखिए आपके डिक्शनरी फ्लो में है, जिसमें से आपके डिक्शनरी मिलती है, अगर आप देखेंगे तो आपका रेफरेंस, ठीक है, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद रिवीजन, ठीक है, आप देख लीजिएगा बिल्कुल डिक्शनरी में अगर ढूंढेंगे तो तीनों, पहले रेफरेंस मिलेगा, फिर रिव्यू, फिर रिवीजन। 113, 14 और 115, देन बी विल बी योर आंसर। 55 कहता है कि विच प्रोविजन ऑफ CRPC, CPC से सीधे CRPC में आ गए अभी, रिसेंबल्स द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। भाई जो हैबिस कॉर्पस का रिसेंबलेंस देती है, ऐसे कौन सा सेक्शन है इसमें, तो भैया जो सेक्शन 97 है ना CRPC का, ठीक है, ये बताता है कि जब किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया जाता है, ठीक है, तो जो आपका DM, SDM और JMFC है ना, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो भैया ये रिसेंबलेंस देता है हमें रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस का, जो कि अंडर आर्टिकल 32 या 226 में लगती है। नेक्स्ट पे आ जाइए 56, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 2 रूल 3। ऑर्डर 2 क्या है, फ्रेम ऑफ सूट की बात करता है। अ प्लेंटिफ में यूनाइट द सेम सूट सेवरल अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट।
क्या कर सकता है? इश्यूज, क्लेम या कॉज ऑफ एक्शन। भैया इश्यूज नहीं होते, यहाँ कॉज ऑफ एक्शन होता है। सिविल केसेज में क्या होते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। तो क्या आएगा? कॉज ऑफ एक्शन आपका आंसर रहेगा। 57 कहता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है? ये हमको बताता है भाई डॉक्ट्राइन ऑफ, याद आ गया ना आपको, रेस सबजुडाइस। सबजुडाइस भाई, जब एक फॉर्मर सूट पेंडिंग हो तो सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लग जाता है, स्टे ऑफ सूट इसका नाम। ये क्या है? डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी है, भैया ये बिल्कुल मैंडेटरी है। रेस जुडिकाटा भी मैंडेटरी है जो सेक्शन 11 में आता है, ये दोनों याद रखिएगा आप। सेक्शन 10 आपका डॉक्ट्राइन और रेस जुडिकाइस की बात करता है और सेक्शन 11 आपका रेस जुडिकाटा की बात करता है, दोनों मैंडेटरी नेचर के हैं। चलिए अभी कहते हैं जनरल पावर टू अमेंड एनी एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीडिंग इन अ सूट वेस्ट। इनहेरेंट पावर जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कहाँ जाता है, तो सेक्शन 153 में आ जाती है। ठीक है, कोई भी एरर या डिफेक्ट होता है प्रोसीडिंग में, ये आपका सेक्शन 153 में है। विच प्रोविजन डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा ऑफ डिक्री। तो भी कौन सा है यहाँ पे? आपको ध्यान, हमने सेक्शन 47 किया था। 47 क्या कहता है कि भी क्या कोर्ट, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो कौन कौन से क्वेश्चंस डिटरमाइन करेगा। यहीं पे हमने एक मेंस की बात की थी, जो मेंस में कई बार क्वेश्चन आता है, कैन एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री। याद है हमने मेन के लिए क्वेश्चन तैयार किया था, क्या कोई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के पीछे जा सकता है? ये आपको सेक्शन 47 में हमने बात की थी। भैया आप कन्फेशन पे आ जाते हैं। कन्फेशन आ जाता है आपका सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहता है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में आ गया, लेकिन ये सीआरपी से रिलेटेड पूछ रहा है कि 164 में कौन कर सकता है? आपका 164 में भाई देखिए कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं, मैटर नहीं करता है। ये 60 हो गया। अभी चलते हैं हमने 61 के ऊपर। 61 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट इन सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इन केस ऑफ द डिफेमेशन। भैया डिफेमेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? आईपीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, 499 से 502 तक। और ये बात कह रहा है कि भाई कितना टाइम चाहिए उसको। ठीक है भैया, तो पनिशमेंट कितनी होती है इसके लिए? 2 साल की पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो जो लिमिटेशन पीरियड है कॉग्निजेंस का वो 3 साल है। यहाँ पे कितना है? 3 ईयर्स। ये आप याद रखिएगा। परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, कौन दे सकता है अभी? मैजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया या मैजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट, मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और सेशन जज। देखिए हम सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी यहाँ पढ़ते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, एफआईआर जिसे हम कहते हैं, और 155 में हम पढ़ते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में। तो भैया जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होगा ना, वही मैजिस्ट्रेट केस के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आदेश जारी कर सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर होंगी इन्वेस्टिगेशन करने की, एक्सेप्ट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस ने 154 के हिसाब से उसको पावर मिली है, वो सारी की सारी पावर मिलेंगी आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, एक्सेप्ट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, एक्सेप्ट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट। 63 पे आ जाते हैं। ऑफेंस ऑफ आईपीसी अदर देन मेंशन इन सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी आर, भाई ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी में जो सेक्शन 320 में बताएंगे उसके अलावा कैसे हैं? क्या वो कंपाउंडेबल हैं या वो नॉन कंपाउंडेबल हैं? भाई कंपाउंडेबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है कि क्या है? भैया वो सारे के सारे ना नॉट कंपाउंडेबल हैं, क्योंकि जब आप सेक्शन 320 में देखते हैं तो भैया वहाँ क्लियरली बता रखा है कि जो ऑफेंसेस हैं वो सारे अदर ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल। 64 देख लेते हैं। द कंपनसेशन ऑफ विक्टिम अंडर सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी कैन बी पास्ड। भाई 357 में जो कंपनसेशन मिलता है सीआरपीसी में, आपको याद होगा चैप्टर आपका 27 जो बात करता है वो 353 से लेकर के 365 तक जजमेंट के बारे में बताता है, अबाउट दी जजमेंट। तो भैया जो जजमेंट के दौरान जो कंपनसेशन दिया जाएगा विक्टिम को, वो ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट
कोई भी कोर्ट आपको दे सकती है। तो योर आंसर विल बी डी, कि कोई भी कोर्ट आपको दे सकती है। अब आ जाइए 65 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ लॉ। भाई ऐसा कौन सा है जो सोर्स ऑफ लॉ नहीं है? देखिए, कस्टम बिल्कुल सोर्स ऑफ लॉ है भाई, लेजिस्लेशन वो तो है ही, वहाँ से बनता है, और जुडिशियल डिसीजन। आपको लॉजिकली भी देखने तो आपका आंसर मिल जाएगा, योर आंसर विल बी सी, ये आपका आंसर है, यूसेज। क्वेश्चन नंबर 66। ए ने क्या किया भाई, अपना हाथ बी की पॉकेट में डाला। भाई वो चाहता था कि कुछ पैसे चुरा लो, लेकिन पॉकेट खाली थी, गरीब था बेचारा, बी के पास तो कुछ था ही नहीं। तो ए ने क्या गलती की? ए ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, भी फटी हुई पॉकेट में हाथ डाल दिया। तो कौन सा ऑफेंस किया यहाँ पे ए ने? तो भैया देखिए, उसने अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट किया है। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट को भी आप कहाँ पे भाई वो करेंगे? थेफ्ट का तो भाई, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का तो कोई वो नहीं है। इसको आईपीसी के सेक्शन 511 के साथ डील किया जाएगा, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। 67 की बात कर लेते हैं। ए बीट्स हिज वाइफ, सी फेल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस। भाई ए जो है वो बड़ा बेकार आदमी, उसने अपनी वाइफ को पीट दिया और वो बेचारी बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। बिलीविंग हर टू बी डेड एंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड, उसे लगा कि तो मर गई, तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को हैंग कर दिया, फांसी पे लटका दिया पंखे से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसकी डेथ जो है हैंगिंग से हुई है। समझ रहे केस को? वो बेचारी मरी नहीं थी तब तक, वो सिर्फ अनकॉन्शियस थी। अगर वो उसको नहीं लटकाता आरामदादा तो बच जाती, लेकिन क्योंकि उसने उसको लटका दिया खुद को बचाने के लिए कि इसने तो सुसाइड की है, तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया है? तो भैया देखिए, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस लग जाएगा, क्योंकि जो आप मर्डर की एक्सेप्शन पढ़ेंगे ना, तो ये आपको उसमें मिलेगा, दिस इज द कल्पेबल होमिसाइड। क्या है ये? कल्पेबल होमिसाइड है, जो कहाँ आता है? अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी। क्योंकि देखिए ये क्यों है, जो आपको ध्यान होगा, हमने केस पढ़ा था, पलानी गोडवन का एक केस था, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड मैटर है पूरा। पलानी गोडवन का केस अब अगर पढ़ा हो आपने, तो उसी केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं यहाँ पे। 68 कहता है कि अ वॉलेंटरीली गिफ्ट, ये कोई अपनी मर्जी से दिया गया गिफ्ट बिना किसी कंसिडरेशन के, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। तो भैया जो डोनी है, द प्रोप्राइटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे भाई? देखिए, उसे हिबा कहा जाता है। ये फ्रॉम द मुस्लिम लॉ, ये मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है। जो गिफ्ट होता है ना, जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दी जाती हैं इन द फेवर ऑफ डोनर, अगर डोनर के फेवर में कुछ कंडीशन लगा दी जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पे हिबा बा सारत उल इवाज, सारत उल इवाज। ठीक है, अगर डोनर के प्रति, वैसे तो गिफ्ट को गिफ्ट कहेंगे, लेकिन अगर डोनर के लिए कुछ कंडीशंस लगा दी गई, जैसे यहाँ कंडीशन लग गई है, तो भैया उसे हिबा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन, हिंदू मैरिज एक्ट में भी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कहाँ पे दिया गया है? तो भैया ये देखिए, आपका जो 13B है ना, यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है 1976 में जो अमेंडमेंट हुई थी, उसमें डाला गया था। हिंदू मैरिज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें ये डाला गया था। चलिए, एज अ जनरल रूल द पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विद इन, भाई कितने समय तक आप नहीं डाल सकते हैं? बहुत ही मतलब इसको ना पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो ये थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि कम से कम 1 साल। ये सेक्शन 14 में आपने पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट में। सेक्शन 24 ऑफ द पंजाब कोर्ट एक्ट विल बी द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो भैया ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है, यहाँ पे किसकी बात करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है। अभी आ जाइए, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अवेलेबल टू, भाई सेक्शन 6 किस किस को मिलता है? ठीक है, तो भैया देखो सेक्शन 6 तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को मिलता है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसकी तो। ठीक है, अभी आ जाइए 73। एक होटल में रुका, होटल किसका था? बी का था। ये भाई साहब रुके थे बी के होटल में 1 वीक के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स ऑन 1 नवंबर 2014। और इसका बिल था जो वो था भाई वो 40,000 रुपये का, बहुत बड़ी पार्टी कर ली, 40,000 उड़ा दी इसने। उसने अपना रूम वैकेट किया
5 नवंबर 2014 को। एंड सेटल ऑल हिज बिल एक्सेप्ट द बिल ऑफ पार्टी, और पार्टी का बिल तो दिया नहीं 40,000, बाकी उसने सारे बिल क्लियर कर दिए। तो बी अब कौन सा मुकदमा कर सकता है ए के ऊपर उस 40,000 के लिए, उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है ये, ठीक है, कितने समय के अंदर उस पर वो मुकदमा कर सकता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका 3 इयर्स। और 3 इयर्स कब से रहेगा, जिस दिन से वो पार्टी दी गई थी, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था। अराइज तो 1 तारीख को हो गया था ना, तो ये आपको ध्यान देना है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन से होगा। According to Section 7 of the Registration Act 1908, the state government shall establish in every year dash an office to be styled as the office of the registrar with तालुका, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या सब डिस्ट्रिक्ट। भैया देखिए डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है, और अगर आप पढ़ेंगे ना तो सेक्शन 7 का प्रोविजन यही कहता है कि यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। 75 देख लेते हैं अभी हमारा। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट द डिलीवरी कैन बी, सिंबॉलिक हो सकती है, एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। भाई ऑल ऑफ द अबव कहाँ पढ़ा, आप सेक्शन 2 पढ़ के देखिए, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। 76 द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, 1973 का। तो भैया इसमें क्या होगा कि एक कंप्लेंट इन राइटिंग फाइल्ड विद इन द सेक्शन ऑफ द कंट्रोलर या ए रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ द फैक्ट्स मेड बाय द कंट्रोलर। भाई या तो यहाँ ए होगा या फिर बी होगा, एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये देखिए आप सेक्शन 22 जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 77 कहता है कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन केस ऑफ बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पे क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, इनवैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्योंकि जो 20 बात करता है ये कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड होता है जब दोनों ही पार्टी किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर आ जाती हैं। बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी है, वहाँ पढ़ेंगे तो। 78 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इनकॉर्पोरेट्स विद द श्योरिटीज राइट ऑफ सबरोगेशन। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 141 पढ़िए, ठीक है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 141 विल बी योर आंसर। 79 पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 74 आपको देख के याद आ गया होगा तुरंत। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो कैन बी प्रूव्ड बाई, कैसे प्रूव किया जा सकता है। 74 बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या, प्रूव कैसे किया जाएगा, ये कौन सा बताएगा, सेक्शन 77 की सर्टिफाइड कॉपी दे दो, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आ जाइए आप 80 के ऊपर। 80 कहता है कि इन केस ऑफ सुसाइड बाई ए मैरिड वुमेन द कोर्ट अंडर सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मे प्रिज्यूम दैट सुसाइड हैज बीन अबैटेड बाई हस्बैंड। बिल्कुल माना जाएगा भाई, लेकिन क्या होगा वहाँ पे, अगर सुसाइड हुई है कमिटेड बाय वाइफ विद इन द पीरियड ऑफ 7 years। ये बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। सेक्शन 81 पे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा नहीं तो। द केस ऑफ करिश्मा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। भैया करिश्मा सिंह का तो हमने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये किससे रिलेट करता है, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है। यहाँ कहा गया था कि अगर ए और बी को ज्वाइंटली फॉर सेम ऑफेंस कन्वे किया जा रहा है, ट्रायल में है, अगर ए कन्फेस कर लेता तो उसका इफेक्ट बी पर भी उतना ही पड़ेगा मानो उसने भी किया हो। उसके बाद 82 पे आ जाइए। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाई ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। देखिए बिल्कुल इलुस्ट्रेशन दे दिया इसने तो। सेक्शन 20 का इलुस्ट्रेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जहाँ थर्ड पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर्ड कर दिया गया है, ये एडमिशन हो गया। इलुस्ट्रेशन अगर आप पढ़ेंगे तो अंडर सेक्शन 10 एवरी पार्टनर, कौन सा किसका सेक्शन 10 भाई, पार्टनरशिप एक्ट का। एवरी पार्टनर हैज ए ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू द फर्म बाई हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। नेग्लिजेंस, रॉन्गफुल एक्ट, फ्रॉड और ऑल ऑफ दी। वहां पे क्लियरली लिखा गया फ्रॉड के बारे में सेक्शन 10 में, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट का कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है
कि वो इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू द फर्म बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। सेक्शन 10 में बिल्कुल यही लिखा हुआ है, तो योर आंसर विल बी सी। 84, द पार्टनरशिप ऑफ विच नो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। कोई ऐसी पार्टनरशिप जिसके लिए कोई पीरियड ऑफ ड्यूरेशन फिक्स नहीं है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे भाई हम? भाई मान लो कहीं पे कोई नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या को ओनरशिप? हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन 7 रेफर कर लीजिएगा पार्टनरशिप एक्ट का, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 85 की बात करते हैं कि सेक्शन कन्फेस लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ ए वैलिड और वॉइडेबल मैरिज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं दे दिया इसने, कैसे पता लगेगा हमें भी कौन से सेक्शन का? यहाँ लिखना ना कि हिंदू मैरिज एक्ट का हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी का इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आता है। वैसे इसका आंसर सेक्शन 16 है, लेकिन ये क्वेश्चन तब डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इसके आगे जीके टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें लीगल जीके ज़्यादा रहेगी। 86 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सुप्रीम कोर्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में किया गया था। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ एडहेरेंस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि पहले के जो न्यायालय के निर्णय होते हैं उनसे जुड़ा रहा, उनको फॉलो करना, ये उसकी बात करता है। तो अभी देखिए जितने भी वो हैं यहाँ पे, आप स्टेयर डिजीज जिसको बोला जाता है, जब हमने रेस जुडिकाटा की बात की तो हमने रेस जुडिकाटा और स्टेयर डिजीज में बात की थी। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार ये कहीं वेयर एक्ट में नहीं मिलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, एवरी अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर शैल बी प्रेफर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 23 दिसंबर 2013। भैया 23 दिसंबर 2013 को कुछ इसमें अमेंडमेंट किया गया। उसमें कितना टाइम रहेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री 90 डेज रहेगा। कितना रहेगा? 90 डेज रहेगा। ये कहाँ है? ये आप सेक्शन 28 पढ़ के देखिए, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज अवेलेबल टू। भाई जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, ये ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में पढ़ते हो आप, ठीक है? तो ये किस किस को मिल सकते हैं, और ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट जब अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वहाँ भी दिया गया है कि सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर एलिजिबल फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दोनों एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मैं दोबारा से घर बसाना चाहता हूँ, मेरा घर बसवा दीजिए। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी अपना हम। द फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बाबूलाल मरंडी, ये जो थे, ये तो देखिए जीके क्वेश्चन है, बस इनको ज़्यादा डिस्कस ना, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इन्होंने किया था। तो बहुत बड़े जो संस्थान है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे विधिक क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़े बड़े महारथी मिलेंगे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री हासिल की है। कौशल्या डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ कौशल्या नदी। कौशल्या नदी पे एक कौशल्या डैम है। जीके देखेंगे तो आप मैक्सिमम हरियाणा से स्टिक रहती है। पिंजौर के पास हरियाणा में कौशल्या डैम बनाया गया है। उसके बाद आ जाइए 93 में कि द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ। भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है किसके इलेक्शन में, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया है इसने। आपको याद होगा प्रेसिडेंट का हमने एक रूल किया था कि भी वहाँ के लोगों का एक वैल्यू निकाला जाता है। एक फॉर्मूले की हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की जब पढ़ा था। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है दैट इज मैथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनके जो MP MLAs वोट करते हैं वो अपनी पब्लिक के बिहाफ पे करते हैं, उसमें एक प्रोपोर्शन में निकाली जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। 94 आ गया हरियाणा अर्बन कंट्रोल एंड रेंट इविक्शन एक्ट है जो हमारा 1973 का, उससे ये कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट हैव बीन मेड इन सेक्शन। भाई फेयर रेंट का कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद कंसेंट कॉज्ड बाय कोरोजन में देखिए आपको जब भी फ्रॉड से कोरोजन से जब भी होंगे तो वो वाइडेबल होंगे, ये आपको याद रखना है। वो पार्टी की विल पे है कि एक पार्टी चाहे तो उसे वॉइड करा सकती है, ठीक है भाई। उसके बाद 96 में आ जाइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट मेक प्रोविजन ऑफ नेशनल पार्टीशन। नेशनल पार्टीशन एक वर्ड यूज हुआ वहाँ पे। सेक्शन 6 जो है
वो इसके बारे में बात करता है। अभी आ जाइए 97 पे। 97 देखते हैं, हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर इन इंडिया। भाई सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर इंडिया में कौन होता है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर तो हमारे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है। आपने बार बार सुना होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 98, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो बी आर अम्बेडकर साहब हैं। 99 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वोन दी दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2012? देवानंद, सुमित्रा चटर्जी, यश चोपड़ा, कमल हसन। अरे नहीं भैया, अन्याय हो गया। हमारे एक ही तो फेवरेट विलन थे, प्राण। प्राण को कौन नहीं जानता भाई? सबसे बड़े विलन तो वही हुए हैं अमरीशपुरी से पहले। तो भैया ये प्राण जी को मिला था 2012 में। और रिसेंट का याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाए। 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? एक ही तो हीरो है पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी कर सकता है, रजनीकांत। तो ये रजनीकांत जी को मिला है 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये नोट कर लें आप, इसको तो छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन ही गलत था, डिलीट हुआ होगा उस टाइम पे। अब आ जाते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहरी बीबी और धर्मदास घोष का जो ये है बहुत पुराना केस है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड केस है ये। हु वाज द डिफेंडेंट इन द ट्रायल कोर्ट? ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट कौन था यहाँ पे? भाई यहाँ पे ब्रह्मोदत्त था। आप कहेंगे कि ब्रह्मोदत्त कहाँ से आ गया? भाई ब्रह्मोदत्त ही था। केदारनाथ जो है उसका एजेंट था, और जो मोहरी बीबी थी ब्रह्मोदत्त की पत्नी थी, और धर्मदास वो था माइनर था, और उसकी नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे उसकी माँ वहाँ पे प्लेंटिफ थी। जानकी दास आई थिंक उनका नाम था। ठीक है, तो आपको याद रखना ब्रह्मोदत्त। इसकी डेथ के बाद इसकी वाइफ जो है अपील में यहाँ पे प्लेंटिफ बनी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ये डिफेंडेंट थे, क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ 20,000 रुपये का लेन देन की बात थी। वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी धर्मदास ने, और 8,000 उसने एडवांस ले लिए थे, 12,000 और लेने थे। लेकिन यहाँ पे बाद में जो इसकी माँ थी धर्मदास की, इसने केस फाइल किया कि भैया ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि ये माइनर ने किया है। और प्रीवी काउंसिल तक ये गई, और प्रीवी काउंसिल में जाते जाते प्लेंटिफ होगी मोहरी बीबी जो ब्रह्मोदत्त की वाइफ थी। यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने कहा था माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एक फेमस केस है। मैंने जल्दी जल्दी में इसकी स्क्रिप्ट भी आपको बता दी है। 101, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। भैया इंटेंशन थी, उसको गोली मार दी, मर गया वो। अब फैक्ट है कि ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रिलीवेंट एज इट शोज। कहीं और भी जाके ऐसी गोली चला दी, तो भाई ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे ये स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, इंटेंशन दिखाता है टू शूट एट बी। भाई पहले भी वो किसी ओकेजन पे चला चुका था, ठीक है, तो सेक्शन 14 में ये रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन थी उसके पास बी को शूट करने के लिए। 102 बात करता है द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूव्ड। देखिए नॉट प्रूव्ड क्या होता है? या तो प्रूव्ड होता है या डिस्प्रूव्ड होता है, जो दोनों नहीं होते नॉट प्रूव्ड होता है। नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज मैंडेटरी। भाई क्या होगा? ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक्शन आपका 59 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। 104 की बात कर लेते हैं, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी हम कहाँ पढ़ते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 AB में। कंटिन्यूइंग द ऑफेंस, नो ऑफेंस अनलेस इलीगल रिजल्ट्स आर देयर, सिविल रॉन्ग ओनली और पीस ऑफ एविडेंस ओनली। क्या है कॉन्स्पिरेसी? षड्यंत्र। एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। उसके बाद आ जाइए 105 पे। फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा कर लेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। राजू इज कटिंग वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। भाई जहाँ बच्चे खेले थे वहीं लकड़ी काट रहा था। अभी एक्स क्या हुआ? वो अपने डंडे से निकल के फ्लाई ऑफ हो गया और एक बच्चे को मार दिया उसने। राजू की लाइबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? देखो उसको अपने कुल्हाड़ी में उसको अच्छे से लगा के रखना चाहिए था, ये उसकी ड्यूटी जैसे कैसे फ्लाई ऑफ हो गया, क्योंकि वो लूज होगा, उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या उसने नेग्लिजेंस किया है, तो ये डेथ बाई नेग्लिजेंस में आएगा। 304 A में डेथ कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस आ जाएगा। पावर टू डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोड। भाई जो लैंग्वेज है और सबऑर्डिनेट कोड इज विद, किसके पास ये पावर है? ये पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 272 पढ़ लीजिएगा CRPC का, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अंडर द सेक्शन 357A वाज इनकॉर्पोरेटेड।
2009 की अमेंडमेंट में, ये आपको याद रखना है, 2009। व्हाट ऑफेंस इज बेलेबल, कौन से ऑफेंस बेलेबल होते हैं? देखिए बेलेबल तो बिल्कुल बता दिया गया है आपका, सीआरपीसी की डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही बताया गया है। मेंशन्ड एज द बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, ये लिखा हुआ वहाँ पे, तो यही आंसर है। 109, अ मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी हिज डॉटर ऑन द ग्राउंड ऑफ, एक आदमी अपनी बेटी को शादी नहीं करने देता, किस ग्राउंड पे भाई? एफिनिटी, कॉन्संग्यूनिटी, फोस्ट्रेज और नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका कॉन्संग्यूनिटी होता है ना, वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है रिगार्डिंग द मैरिज, इट विल बी योर आंसर। अब आ जाइए 110 पे, कोर्ट कैन फॉरफिट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ, भाई कब जो मेंटेनेंस आप पढ़ते हैं ना, सेक्शन 125 आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए सीआरपीसी का, उसे कब फॉरफिट कर सकता है कोर्ट? ठीक है, तो कौन कौन से ग्राउंड होंगे? रीमैरिज, सेक्सुअल इमोरलिटी, इनमें से ऊपर वाले दोनों में से कोई भी हो जाए, ये आपने सेक्शन 125 सीआरपीसी में पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाइए 111 पे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंटेन्स द मिनिमम पीरियड ऑफ डिजर्शन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन। कितना चाहिए भाई वहाँ पे? 2 साल का कम से कम जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप विद द कंट्री एग्जिस्ट इन, यूएसए में देखिए आपने, यूएसए में तो सभी को पता है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है। उसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ हरियाणा में, हरियाणा से कौन सी नदी बहती है भाई? यमुना नदी। क्वेश्चन 114, हु अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई इससे क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। एक वाई चंद्रचूड़ थे, जिनका बेटे अभी डीवाई चंद्रचूड़, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। आपका जो आंसर होगा वाई चंद्रचूड़, इनके बेटे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ही जज हैं। 115 पे आ जाइए, हाउ अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट एट शिमला आफ्टर द इंडिपेंडेंस, भाई पंजाब हाई कोर्ट शिमला में जब था तो वह पहले चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पे? तो वह पहले चीफ जस्टिस है रामलाल साहब। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द मैरिज एज वर्ड पेटिशन में बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाई, भाई कौन पेटिशन फाइल कर सकता है? क्या एग्रीड पार्टी कर सकती है, क्या अपोजिट पार्टी कर सकती है? ईदर पार्टी कर सकती है। कैसे मान लें भाई? सेक्शन 11 पढ़ो आप हिंदू मैरिज एक्ट का, मान जाओगे, ठीक है। 117 देखिए, लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जज इज टू बी डिफाइंड अंडर पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 बाई, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी है, आप सेक्शन 17 पढ़िए ना रजिस्ट्रेशन एक्ट का, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ के देखिए आप, बिल्कुल कंपलसरी है। सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट स्पीक्स अबाउट एनी डॉक्यूमेंट बीइंग प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टू द प्रॉपर ऑफिस विद इन, कितने समय के अंदर? 4 मंथ्स। भाई कैसे मान लें 4 मंथ? सेक्शन 23 देखो ना आप, ठीक है भाई, तो विद इन 4 मंथ्स जो लिमिटेशन पीरियड है। 120, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स from the date of its registration or from the date of its execution, from the date as given for the operation of document in the document either of the aforesaid date, भाई इधर तो नहीं होगा, तो कहाँ होगा? ये from the date of its execution होगा। 121, section 23 of sales and goods act, for passing the property in goods the buyer is to do something for ascertaining the price, the goods must be in deliverable state, the seller to बुट द गुड्स इन ऑल, आंसर रहेगा ये। कैसे रहेगा? देखिए सेक्शन 23 कहता है कि गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 23 ऑफ सेल्स एंड गुड्स एक्ट। 122, द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर हैव बीन लिस्टेड इन, तो सेक्शन 46 विल बी योर आंसर ऑफ सेल्स एंड गुड्स एक्ट, इतना याद रखिएगा यहाँ पे। An injunction granted during pendency of suit under section 37 of the specific relief act is known as, क्या बोला जाता है उसको भाई? perpetual mandatory attempt, ये कह रहा है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है, अंडर सेक्शन 37 बोला इसने, इसलिए आपका हो जाएगा टेम्परेरी इंजंक्शन। उसके बाद आते हैं 124 पे, कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, भाई कितना चाहिए? 3 साल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 3 साल का समय होता है।
लिमिटेशन पीरियड आपका, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द रूल दैट नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इज एम्बॉडेड इन आर्टिकल। भाई जो अथॉरिटी है ना टैक्स की, उसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये कौन कहता है? 265 कहता है, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ जय हिंद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। आप चैनल को तो आप पक्का सब्सक्राइब कर ही कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें चैनल, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े। ये एक अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। और आप मुझे मेल करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन सीरीज जो हम लेकर आए हैं, ये 2014 का जो क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया, आपको कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें, वहाँ सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन पोल के माध्यम से अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं फर्दर जो पुराने दूसरे क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपकी अच्छी कमेंट्स आती हैं, आपके लाइक अच्छे आते हैं, देन आई विल ब्रिंग द फर्दर जो दूसरे पेपर्स हुए हैं 2018 के, उससे पहले के, वो सारे क्वेश्चन पेपर इसी तरह से हम सॉल्व करके लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड, जय हिंद।